बढ़ते हैं। अमित गुप्ता आईसीआईसीआई सिक्योरिटी पीएमएस के हेड हमारे साथ जुड़ रहे हैं फंडामेंटल से बात करने के लिए। गुड आफ्टरनून अमित। सबसे पहले ये बताएं कि इंडियन मार्केट के जो गिरावट हम देख रहे हैं, दुनिया भर की गिरावट की वजह से, क्या इसमें कोई वैल्यूएशन सपोर्ट दिखाई देता है आपको, या अभी भी डाउनसाइड ओपन है जिस हिसाब से चीजें बदल रही हैं? वैल्यूएशन, अगर आप वैल्यूएशन के एंगल से देखिए तो इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर जो निफ्टी का प्रीमियम 100% के ऊपर था, आज वो 60% के पास है। तो मेरे ख्याल से पैनिक जरूर है मार्केट में, बट और वॉलेटिलिटी अगर आप देखिए तो अक्रॉस, मतलब यूएस और इंडिया, ऐसा नहीं है कि वॉल्स बहुत ही शार्पली 30% के ऊपर अगर आपका निकल गई हैं इतना पैनिक होने के बाद भी। आज भी मैं देखता हूं यूएस की वॉल्स काफी कंट्रोल्ड हैं, और उसके अंदर अगर इस तरह से आपके वैल्यूएशंस बेटर हो रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन। अब बात ये आती है कि लास्ट टाइम अगर आप जुलाई अगस्त का पीरियड देखिए लास्ट ईयर का, तो उस समय एफआईआईज का फ्लोज मार्केट में आए थे। उस समय भी पैनिक था, मार्केट 2000-2500 पॉइंट गिरा था, और उस समय 10 साल का जो एवरेज प्राइस टू अर्निंग था निफ्टी का, वो करीब 16 टाइम्स था, और 15,200 के भाव पर हमें वो बाइंग आती हुई दिखी थी एफआईआईज की। इस बार डेस्पाइट रिस्क ऑफ सेंटीमेंट है, डॉलर के अंदर आपको बहुत ज्यादा शार्प अपसाइड्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, और आई थिंक दिस इज अ गुड साइन कि जब भी ये थोड़ा पैनिक कम होगा, जो मनी फ्लो है एफआईआईज का वो इंडियन मार्केट्स में भी आ सकता है, क्योंकि हमारी एक्सपेंसिवनेस कम हो रही है। और 15,500-600 के पास अगर मान लीजिए मार्केट अभी वन वे गिरता है, तो मैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो आपको बता रहा हूं, 15,600 के आसपास हमारा 10 साल का एवरेज प्राइस टू अर्निंग होगा, विच इज 16 टाइम्स। और अगर मार्केट ने एक क्वार्टर लिया और ईपीएस ग्रोथ हुई तो ये फिर ऊपर आ जाएगा 16,000 की तरफ। सो दैट इज हाउ द मार्केट्स आर प्लेस्ड ऑन वैल्यूएशन फ्रंट। यानी वैल्यूएशन में अभी भी डाउनसाइड है थोड़ा, लेकिन उस लेवल्स पे अट्रैक्टिव बहुत हो जाएगा इंडियन मार्केट। अभी अभी पता है बैंक ऑफ अमेरिका ने अमित बाजार का टारगेट काटा है। पहले उनका टारगेट था 19,500, अब उन्हें काट के 18,000 कर दिया है। कई बार ब्रोकरेज कम्युनिटी थोड़ा जब सांप निकल जाता है तो उसके बाद लकीर, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं ये पूछूंगा, मिड कैप स्मॉल कैप में वैल्यू आने लगी है? क्योंकि वो 1.5 साल से करेक्ट कर रहा है, 18 महीने के कंसोलिडेशन में मिड कैप स्मॉल कैप कब से करेक्ट कर रहा है? क्या वहां पे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा जूसी हो गए अब? मेरे ख्याल से इस लेग में अगर आप देखिए तो लार्ज कैप्स ने करेक्शन काफी दिया है। जैसे आपने रिलायंस का नाम लिया तो रिलायंस में करेक्शन काफी मिला। तो जो अर्निंग्स यील्ड का जो लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर जो ऑलमोस्ट सेम थे, और जिसका बेनिफिट लार्ज कैप को मिल रहा था, इस करेक्शन के बाद मेरे ख्याल से लार्ज कैप्स ही ज्यादा और अट्रैक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। और जहां तक मिड कैप्स की बात है और स्मॉल कैप्स की बात है, तो देखिए लास्ट ईयर निफ्टी के साथ ही मिड कैप्स मूव किए हैं, बट स्मॉल कैप का ज्यादा करेक्शन था। तो आज स्मॉल कैप कैटेगरी में हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टॉक्स हैं, डेस्पाइट मार्केट फॉल, अगर वहां पर आप मनी फ्लो देखिए तो काफी स्ट्रांग है। तो ऐसी काफी कैटेगरीज हैं मार्केट में। इंडस्ट्रियल्स के अंदर हम इंडस्ट्रियल्स में बड़े नाम देखते हैं, ऐसे छोटे नाम भी हैं मार्केट में जहां पर वो बाइंग है। तो मेरे ख्याल से स्मॉल कैप कैटेगरी में आज अभी भी आपको एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां शायद उस कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स में उतना बड़ा पैनिक नहीं दिख रहा है। जी अमित नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूं। देखिए जैसे कि बैंकिंग को लेकर चर्चा हो रही है ग्लोबली, और अब जो तमाम बड़े एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अमेरिका में जो कुछ हुआ या फिर स्विट्जरलैंड में जो कुछ हो रहा है उसका शायद भारतीय बाजार पर, भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर असर नहीं आएगा। और ये हम तमाम एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं, आपसे भी यही सवाल होगा, क्योंकि आज हमने देखा कि कल, और ऐसा इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, कोई सरकार आ गया ये दो बैंकों को के टेक ओवर को लेकर डील कराने के लिए। क्रेडिट स्विस 60% शेयर गिर के खुला, यूबीएस के स्टॉक में करीब 10% के आसपास की गिरावट हमने देखी शुरुआती सत्र में आज। तो कहीं ना कहीं ग्लोबली भी चिंताएं कायम हैं। आपसे फिर से हम जानना चाहेंगे, क्या वाकई भारतीय जो बैंकिंग सिस्टम है इम्यून है, या फिर ये मान के चले कि शॉर्ट टर्म में अभी कुछ महीने तक ये वोलेटिलिटी हम देखेंगे? यहां भी देखिए इम्यून डेफिनेटली हैं, क्योंकि हम लोग उतने एग्रेसिव नहीं हैं। अगर आप इंडियन फाइनेंशियल इंडस्ट्री को देखिए और बाहर की इंडस्ट्री को देखिए, वहां के बोनस स्ट्रक्चर्स को देखिए और इंडिया में देखिए, तो मेरे ख्याल से वो बहुत एग्रेसिव हैं। वो किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में बहुत आगे जाकर लैंडिंग करते हैं। हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड डिपोजिटर बेस है, तो इसलिए हम लोग काफी सेफ हैं। बट अगर आप कोर में जाइए प्रॉब्लम्स के, तो प्रॉब्लम तो अभी वही है कि जो वॉर है वो अभी भी कंटिन्यू है, 1 साल के बियॉन्ड चला गया है।
इन्फ्लेशन के ऊपर अभी भी लोगों का ज्यादा कंट्रोल नहीं है। तो इस वजह से जो यूएस फेड है वो बहुत ही अभी भी फंसा हुआ है कि उस पर क्या कॉल ले, और इंटरेस्ट रेट्स की ट्रेजेक्टरी को नीचे करना स्टार्ट करे या फिर अभी होल्ड पे लेके जाए। अभी 22-23 तारीख को जो मीटिंग है वहां पर अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि क्या इंटरेस्ट रेट होगा, बढ़ेगा, या फिर वो इस बार छोड़ देंगे उसको। तो इस तरह के जो कयास हैं, अगर आप देखिए तो ये वर्ल्ड वाइड आपको बहुत वॉलिटिलिटी या फिर इस तरीके की प्रेशर सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो भी साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं हायर इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्टरी और हायर स्टिकी इन्फ्लेशन है। और जो बॉन्ड यील्ड्स के अंदर अभी आपने एकदम से शार्प फॉल देखा है पिछले कुछ दिनों के अंदर, वो इस चीज को दिखाता है कि जो स्लो डाउन सिनेरियो है, जो कमोडिटीज के अंदर भी आपको दिखेगा, जैसे क्रूड ऑयल नीचे आया है, तो जनरली इट इज गुड दैट बॉन्ड यील्ड्स शुड कम डाउन। बट अगर बहुत ही पैनिक सिचुएशन में बॉन्ड यील्ड नीचे आते हैं तो वो लिक्विडिटी आउटफ्लो को दिखाता है इक्विटी मार्केट से, क्योंकि एक स्लो डाउन सिनेरियो है, ग्रोथ कम होती हुई दिखती है। तो आई थिंक अभी हम उस ट्रेंड के अंदर हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ समय के लिए आई थिंक मार्केट का ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहने वाला है। तो अमित, ऐसे में मेटल्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो दबाव वाला टूटने वाला सेक्टर रहा है वो मेटल ही, आज भी इंडेक्स 2% नीचे है। अब जिस तरह से ग्लोबल टेंशन की बात की जा रही है, मंदी की बात की जा रही है, ऐसे में ये जो स्पेस है इस पर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि पहले आप काफी बुलिश रहे हैं मेटल्स में। तो मेटल्स में देखिए बहुत ही डिस्पैरिटी है। अगर आप JSW स्टील देखिए तो वो लाइफ हाई के पास था, टाटा स्टील अभी भी 5 टाइम्स EV बाई एबिलिटा के पास है, और इसके अंदर मर्जर्स, इंटरनल मर्जर्स होने वाले हैं जो मेरे ख्याल से काफी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। बट अगर आप अभी देखिए जो हम इस साल के जब हम एंटर किए थे तो सबसे बड़ी थीम जो मार्केट में थी वो ये थी कि चाइना का रीओपनिंग ट्रेड जो अभी भी है। तो चाइना जैसे जैसे अगर आप देखिए तो रीओपन होगा, अभी 5% GDP ग्रोथ की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद स्टिमुलस नहीं देंगे डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, बट आगे जाकर इन्होंने डिस्टिमुलस की अगर बात करनी स्टार्ट की, क्योंकि जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं चाइना के वो तो मैं मानता हूं कि वो प्रेशर में हैं, बट जो इंपोर्ट नंबर्स हैं वो हमने 2022 के एंड में भी हमने देखा ये ट्रेंड ऐसा पिकअप किया कि वो नंबर्स बेटर आए। तो वो नंबर बेटर आने से ऐसा लगता है कि शायद चाइनीज जो इकोनॉमी है वो एटलीस्ट बॉटम कर चुकी है और यहां से रिकवर कर रही है, जिस वजह से HRC प्राइसेस अगर आप देखिए जो हॉट रोल्ड क्वाइल प्राइसेस हैं वो इंडिया में 60,000 रुपीज पर टन के भाव के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो उससे ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा डाउनसाइड नहीं होगा स्टील कैटेगरी के अंदर। 6-7% से ऑलरेडी चाइना में भी स्टील के भाव बढ़ गए हैं। तो मेरे ख्याल से मेटल इज ए गुड स्पेस अगर मैं चाइना रीओपनिंग ट्रेड की तरफ देखता हूं, और पर्टिकुलरली स्टील, जहां पर शायद आपको मार्केट की थोड़ा रिकवरी के साथ आने वाले समय में आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। कॉन्ट्रा कॉल है आपकी, मैं आपको कहूंगा कि इस तरह की ब्रेव कॉल कोई ले नहीं रहा है, क्योंकि इनफैक्ट सब मेटल से भाग रहे हैं, ये सोचते हैं कि आगे ग्रोथ स्लो डाउन है, इनकी पिटाई जारी रह सकती है। तो काफी कॉन्ट्रा कॉल है आपकी। मैं आपसे सन फार्मा या फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मा स्टॉक्स, देखिए सन फार्मा 4-5 चुनिंदा स्टॉक्स में जो इंडेक्स में गेन कर रहा है। आज हुआ क्या कि मोतीलाल की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डिवीज लैब के ऊपर ऑफकोर्स उन्होंने बात की है कि जो प्राइसिंग प्रेशर्स हैं बड़ी फार्मा कंपनी पे वो कम होते जा रहे हैं, और फ्रेट कॉस्ट कम हो गई है, रॉ मटेरियल कॉस्ट कम हो गई है, प्राइसिंग प्रेशर्स कम हुए हैं, और बहुत सारा जो माल अटका था पोर्ट्स पे, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने कहा नॉर्मलाइजेशन हो रही है इन्वेंट्रीज। तो क्या आप फार्मा एक्सपोर्टर्स की तरफ देखेंगे सन फार्मा जैसे स्टॉक्स की तरफ? देखिए बहुत ही सिलेक्टिव है फार्मा। हम लोग लगातार इस चीज पर रहते हैं कि फार्मा के अंदर किस तरह से देखें। तो जिस तरह का आप देखिए काफी स्टॉक्स जो पहले के आउट परफॉर्मर थे, आज वो काफी स्टॉक्स में आपको बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी बीच में देखने को मिली है। जो रिसर्च ओरिएंटेड कंपनीज थी वो भी काफी अच्छा परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर पाई हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स की जो स्टोरी थी, जैसे सन फार्मा के अंदर है, कुछ हद तक सिप्ला के अंदर है। अभी सिप्ला में प्रॉब्लम यह है कि लॉन्चेस 1 साल के लिए आगे टल गए हैं, जिस वजह से स्टॉक के अंदर आपको रिसेंट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो जो लॉन्चेस हैं आई थिंक वो एग्रेसिव रहने चाहिए। अगर लॉन्चेस आपके नहीं होंगे तो जो प्राइस इरोजन होता है वो डायरेक्ट इंपैक्ट आपको करता है, आप बड़े भाव पर नया लॉन्च नहीं कर पाते हो। तो आई थिंक ये एक लगातार प्रॉब्लम है। तो इसीलिए डिस्पाइट रुपी डेप्रिसिएट
होता हुआ बीच में हमें दिखा, 81 से 83 आया, उसके बाद भी ना तो फार्मा चलता है ना आईटी चलता है। तो मेरे ख्याल से जो डोमेस्टिक हेल्थ केयर स्टोरी है वही मेजर है। तो हम अपने अपने फंड के अंदर भी हमने धीरे धीरे जो डोमेस्टिक हेल्थ केयर है वहां पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और केमिकल स्टॉक्स मेरे ख्याल से कुछ कैटेगरीज हैं जो एयर कंडीशनिंग को सप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी आगे जाकर क्या है, हीट वेव की भी बात हो रही है, अल्नीनो की बात हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि जो कूलिंग प्रोडक्ट कंपनीज हैं और उनको जो केमिकल प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, वहां पर आपको थोड़ा मूव देखने को मिले। तो हमको वो पोर्टफोलियो शिफ्टिंग इस समय करना जरूरी है। इनफैक्ट केमिकल्स पे आज हम लोग बात भी कर रहे थे यहाँ पे, ये बड़े बड़े कैपेक्स अनाउंस हो रहे हैं बड़ी कंपनी में, वो हम लेके आएंगे अभी आपके पास। अमित, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चूंकि ब्याज दरें बढ़ रही थी, उसकी चिंता बाजार को पहले से थी, बैंकिंग संकट शायद थोड़ा सा बाद में आया, लेकिन आज एनबीएफसी में आप देखिए, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सारे के सारे स्टॉक टूट रहे हैं। गोल्ड फाइनेंसिंग वाली को अगर छोड़ दीजिए तो अक्रॉस द बोर्ड आपको प्रेशर में दिखेगा। इनमें कैसे स्ट्रेटजाइज करना है, कैसे रणनीति बनानी है? क्या लोअर लेवल्स पर मौके बनेंगे या फिर अभी कुछ समय के लिए इनको छोड़ के चलना बेहतर रहेगा? तो मेरे ख्याल से देखिए, ट्रेंड बहुत क्लियर है। जो बैंकिंग, जो लैंडिंग कंपनीज हैं, वहीं पर ही हमें ज्यादा फोकस करना है। मेरे ख्याल से पीएसयू बैंक्स जो अभी डिक्लाइन लिए हैं, क्योंकि इंडिया में एक चीज तो पक्का है कि जो कॉरपोरेट का जो कैपेक्स है, जो कॉरपोरेट का सेंटीमेंट है, वो काफी बुलिश है। और कंज्यूमर का सेंटीमेंट अभी उतना बुलिश नहीं है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसलिए आगे जाकर जो बैंक्स कॉरपोरेट साइड में ज्यादा लैंडिंग करेंगे, आई थिंक उनको ज्यादा फायदा है। तो ऐसे में एसबीआई जैसे स्टॉक्स मेरे ख्याल से अगर इस बिकवाली में अगर आपको ध्यान हो, 450 के पास काफी समय निकाला था एसबीआई ने बिफोर दिस पुल बैक, और 650 से आज 630 से ऑलमोस्ट 100 रुपए से ज्यादा का बिकवाली आ चुकी है। तो मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक्स में ज्यादा शार्प रिवर्सल आएगा, जहां आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। एनबीएफसीज की जो फंडिंग है, जो कॉस्ट ऑफ फंड है, वो ऐसे मार्केट में हमेशा ज्यादा रहेगी और वो उनके लिए हमेशा ड्रैग है। तो आपको जल्दी पार्टिसिपेट करना है, जल्दी मनी मेकिंग के अंदर रहना है, तो उसमें आपको लैंडर्स में आई थिंक जो कॉर्पोरेट लिंक्ड बैंक्स हैं, वहां आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये है राय सरकारी बैंकों पर, और ओवरऑल फार्मा से जुड़ा मेटल्स पे भी हमने आपको अमित की राय बताई। अमित, अब थैंक यू सो मच समय देने के लिए और तमाम सेक्टर पर, मार्केट पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं पैनल पर। हमारे साथ दो टेक्निकल एक्सपर्ट मौजूद हैं। श्रीकांत चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कोटक सिक्योरिटीज से, और लक्ष्य सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। श्रीकांत, सबसे पहले आपसे, आपके पास आना चाहेंगे और मार्केट पर पहले तो अपना व्यू शेयर करिए। काफी ज्यादा गिरावट आ चुकी थी, लेकिन अब देखिए निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर्स में भी देखिए निचले स्तरों से हल्की रिकवरी आई है और मार्केट भी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट इस वक्त क्या ट्रेड लेने की सलाह करेंगे? ट्रेडर्स को आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, तो देखिए, अगर इस पर्टिकुलर मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को देखें तो एक बात समझ में आती है कि जो करंट ट्रेंड है वो कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन ग्लोबल ट्रेंड। और जैसे ग्लोबल मार्केट्स में एक्टिविटी बन रही है, या जैसे उसके फ्यूचर्स में या रियल मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा है, उसी के बेसिस पे हमारे मार्केट में भी ट्रेंड बनते जा रहा है। लेकिन एक बात तय है कि मार्केट जो है वो अपने प्रीवियस लो को कंसिस्टेंटली ब्रेक करते जा रहा है। आज भी अगर आप देखें तो मार्केट ने 16,850 के लेवल्स को ब्रेक किया है, जो पिछले वीक का लोवेस्ट लेवल था। ये इंडिकेशन वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो ये मार्केट का कंप्लीट जो ट्रेंड है वो डिपेंड कर रहा है ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर। और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट के लिए उभर के आ रहे हैं वो यही है कि 16,800, 16,750 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक इन लेवल्स के आसपास या तो उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें लगता है कि मार्केट में अपसाइड 17,200, 17,300 के लेवल्स आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है। बैंक स्टॉक्स आज गिरे हैं, लेकिन बैंक स्टॉक्स पिछले 2 दिन के लोवेस्ट लेवल्स के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमें लगता है कि ये मार्केट इसी 2 लेवल्स के अंदर कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा, और हमारी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए विद अ पोजिशनल व्यू। ओवरसोल्ड है टेक्निकली, और इसलिए शायद थोड़ी रिकवरी सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली भी दिखाई दे रही है। लक्ष्य सिंह भी है हमारे साथ। लक्ष्य, आप क्या देख रहे हैं आप लेवल्स निफ्टी, बैंक निफ्टी पे, और आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है इस समय? आइडियाज भी शेयर करें। श्योर।
अजय जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किए थे उसके हिसाब से जो लेवल्स हमने बात की थी, ऑलमोस्ट हम उसके पास आए, 38,500 के पास भी हम गए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए। ग्लोबली जो पर्सपेक्टिव मैं लेकर चल रहा हूँ वो ये है कि जो भी नेगेटिव न्यूज आनी थी बैंकिंग की वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप नैस्डैक देखेंगे तो वो अभी भी बियरिश नहीं है। पिछले हफ्ते का वीकली बुलिश एंगल्फिंग कैंडल था पूरे वीक का, हम उसके ऊपर ही हैं। जो डाउ जोन्स है बिकॉज ऑफ बैंकिंग वेटेज वो एक लोअर एरिया पे है, लेकिन फिर भी लोअर विक्स बन रहे हैं डाउ फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो। मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल जो सिनेरियो ये बन रहा है कि फेड कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने वाला है। फेड के पास अब कोई और चारा नहीं है, उन्हें इन्फ्लेशन का जो एक बिगुल था वो ठंडे बस्ते में रखना पड़ेगा और कुछ दिन तक फोकस करना पड़ेगा कि जो लिक्विडिटी के कारण जो कोलैप्स हो रहा है बैंकिंग का, जो ट्रस्ट लोगों का टूट रहा है वो बने। क्योंकि जो फेड चाहता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, मुझे ऐसा लगता है ये जो बैंकिंग क्राइसिस हम देख रहे हैं ये उसी का एक आउटकम है, क्लियरली आउटकम है। और फेड समझ भी चुका होगा मोस्ट प्रॉब्ली अभी तक कि अब जो हम चाहते थे करना वो होने लगा है। अब हो सकता है कि वो अगले 2-3 महीने ऐसे ही कुछ कुछ न्यूज आते रहें, लेकिन फेड बोले कि हम अब और टाइटन नहीं करेंगे, क्योंकि उस नेगेटिव न्यूज को बैलेंस भी करना पड़ेगा फेड की पॉजिटिविटी से, डविशनेस से, लिक्विडिटी ईजिंग से, और ये मार्केट को एक बैलेंसिंग एक्ट देगा। क्योंकि अगर फेड भी हॉकिश हो गया और रेट हाइक पे अड़ा रहा, फिर इस मार्केट को बचाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट जो है फिलहाल सिर्फ फेड वापस ला सकता है कि मार्केट यहां से स्टेबल रहे। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अगर नैस्डैक में आप देखो अच्छी खासी स्टेबिलिटी है हाई लेवल पे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि यूएस का टेक तो पहले बाउंस करेगा। इंडियन टेक में मेरे को ऐसा लगता है कि जो आईटी सेक्टर है, बिकॉज ऑफ बीएफएसआई एक्सपोजर, जो भी उसका जो भी रेवेन्यू आता है उसका शेयर काफी कुछ है, 30% तक है। इनफैक्ट इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस में ऑलमोस्ट 30% है, और काफी एक्सपोजर रहता है बीएफएसआई में। तो वो एक प्रेशर थोड़ा सा आईटी में दिख रहा है। अदरवाइज आईटी भी एक समय बाद स्टेबलाइज होता हुआ दिखेगा, और आईटी और टेक एक बेस्ट बेट होंगी मेरे हिसाब से यहाँ से ऊपर के लिए अगर आपको प्ले करना है, क्योंकि बैंकिंग इशू थमने नहीं वाला है, लेकिन टेक उसको बैलेंस करता जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो कुछ मतलब जो लेवल्स हैं मैं राइट नाउ वॉच कर रहा हूं। मेरा मानना है कि 16,880 अगर होल्ड करता है निफ्टी में, तो हम यहां से एक बाउंस देख सकते हैं 17,050, 17,150 तक का। एंड दिस शुड बी लेड बाय फेड, जो हॉकिशनेस से डॉविशनेस पे शिफ्ट करे, और मुझे लगता है वो करेगा, क्योंकि सो फार वट एवर आई हैव रेड अबाउट द फेड और जो मैंने उनको पढ़ा है पिछले 1-1.5 साल में, मोस्ट प्रॉब्ली वो इतना ज्यादा पैनिक नहीं झेल सकते। तो दिस इज अबाउट निफ्टी 50। बट बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 38,850, 900 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये होल्ड करता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होल्ड करता है तो मैंने एक कोविड के बॉटम से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो उसका जो सपोर्ट आ रहा है वो 37,500, 600 के पास आ रहा है। अगर हम 38,800 ब्रेक करते हैं तो 37,500 तक हम आराम से गिर जाएंगे, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आज हम होल्ड कर रहे हैं, जो हमने फ्राइडे को होल्ड किया था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हैं। और निफ्टी में अगर हम 16,850 को ब्रेक करते हैं तो हम 16,150, बहुत सारे लोग इसकी बात नहीं करते। जी ठीक है, तो जो लेवल्स आपको लक्ष्य ने बताए आप उस पर लक्ष्य लगा के चलिए, उस पर आप नजर रखिए अपनी। लेकिन लक्ष्य आपसे ये जानेंगे कि अगर आज किसी को ट्रेड करना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे हैवी वेट्स हैं जो बिल्कुल उनकी धुलाई मिड कैप की तरफ हो रही है, आपकी नजर कहां पे है? कहीं आपको शॉर्ट के मौके दिख रहे हैं इस बाजार में भी, इस लेवल से भी? मेरा मानना है शॉर्ट साइड में आपको बजाज ट्विंस, एसबीआई और आईटी में आपका विप्रो दिख रहा है। विप्रो यहां से थोड़ा और स्लाइड कर सकता है, 350 नंबर दिखा सकता है, 358, 355। बजाज फाइनेंस में 5350 तक के स्लाइड आ सकते हैं। बजाज फिनसर्व में आपका 1180 और 1210 ये रेंज पे सपोर्ट है, वहां तक हम स्लाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ वीक स्टॉक्स हैं जो स्लाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस एरिया पे शॉर्ट, एग्रेसिव शॉर्ट करने से थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, क्योंकि इवेंट पे हम जा रहे हैं और इवेंट बहुत बड़ा है जो पूरे मार्केट को बदल सकता है। आई स्टिल रिमेंबर मारियो ड्रागी का जो स्टेटमेंट था कि वी विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू सेव यूरो। अगर इसी तरीके का कुछ कमिटमेंट आता है फेड से तो पूरे मार्केट की दिशा दशा सब बदल सकती है रातों रात, घंटों में। तो आई फील कि फेड ऐसा कुछ करना चाहेगा, और ये जो फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये डिसाइड करेगी मार्केट कहाँ जाएगा, ना कि अगले 1-2 दिन क्या होता है, क्योंकि रातों रात सब कुछ बदल सकता है अगर फेड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देती है स्ट्रीट को।
बिल्कुल। तो अगला बड़ा इवेंट है यूएस फेड का, वहाँ पर जो फैसला आता है उस पर अब बाजार की नज़र टिकी हुई है। और इस बीच कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी यहाँ पर लक्ष्य की तरफ से सुझाए गए हैं। श्रीकांत, आप भी अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ शेयर कीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर कुछ स्टॉक्स जहाँ पे कुछ वीकनेस अगर दिख रही है, तो वापस कुछ प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा सा सेल ऑफ बना हुआ है, और स्पेशली हमें लगता है कि यहाँ पे एयू बैंक यहाँ पे लगता है कि थोड़ा सा और वीकनेस बढ़ सकता है। 574 575 के करीब ट्रेड कर रहा है। एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखे 585 586 के करीब। हमें लगता है कि स्टॉक ग्रेजुअली 550 560 के करीब जा सकता है। और लॉन्ग करने के लिए मुझे लगता है कि जैसे क्रूड के दामों में गिरावट आई है और वहां पे जो एक और वीकनेस नजर आ रही है, वहां पे हमें लगता है कि ब्रिटानिया ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे लॉन्ग करके चले, क्योंकि पूरे एफएमसीजी पैक में आज थोड़ी सी हलचल दिख रही है। हिंदुस्तान लीवर का फॉर्मेशन काफी अच्छा है, आईटीसी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब है, लेकिन अगर उस कंपैरिजन में अगर ब्रिटानिया को देखें तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 4500 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखे एट 4260, टारगेट्स रखे 4500 के। भी आई है इन स्टॉक्स में। वापस आते हैं श्रीकांत, हमारे साथ भसीन साहब जुड़ चुके हैं। 3 बज गए हैं, भसीन साहब से बात करने का समय। भसीन साहब, अच्छी रिकवरी दिख रही है बाजार में, ग्लोबल फ्यूचर्स भी रिकवर हो गए, जो आप कह रहे थे फेड मीट के पहले शॉर्ट कवरिंग है। कैसे ट्रेड करेंगे अभी आप, और अपडेट भी शेयर करें। हाँ, गुड आफ्टरनून अजय जी। देखिए, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। हम सारे अच्छे पॉइंट्स इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ फियर फैक्टर है, और वो फियर कुछ पार्टली राइट भी है, बिकॉज जिनका एक्सपोजर यूरोप की ये बैंक में था और कोलैटरल रिस्क ऑफ A1 बॉन्ड्स, याद है आपको जब यस बैंक हुआ था तो ये सब हुआ था। लकीली वी आर ऑन द राइट साइड, बट स्टॉक्स आर गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसी बात हुई है। इनफैक्ट द अडानी फैक्टर गॉट बैक्ड बाय दैट $2 billion बाय व्हिच अ लार्ज इन्वेस्टर पुट इन। तो मुझे कोई दो राय नहीं, दिस इज अ क्लाइमैक्स बिफोर द स्टॉर्म। 17,500 to 17,700 is coming very, very fast, and that is where you will really see the speed of the pickup. तो अपडेट दे दूं आपको, सुबह कहा था कोटक और एस्कॉर्ट्स, बहुत बुलिश हूं कोटक एस्कॉर्ट्स पे मैं। These are two stocks which must be in everyone's portfolio. Stay the course. 2150 एस्कॉर्ट्स में, 1850 का स्टॉप लॉस, और कोटक में 1850 का 1830 का टारगेट है, 1650 का। अब आपके लिए 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी बिल्कुल, बताएं। तो सबसे पहले लीजिए गोदरेज कंज्यूमर, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स। ये नीचे से बहुत स्ट्रांग है, इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक इन द कंजम्पशन ऑफ द एफएमसीजी बास्केट। 950 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 920, target of 1,030 or 1,040 can come very fast in Godrej Consumer, but it is headed to above 1,000. Second big is Tata Power. See, the fall in coke prices, the fall in crude, and automatically power stocks will be laughing their way given that itna strong summer aane wala hai. And Tata Power is most geared up after the Odisha acquisition. They are the largest player in the renewable power also. और कहने की जरूरत नहीं, I think Tata Power is headed to 220. Keep a stop loss of 195. ऑलराइट संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी बात तो सही कह रहे हैं कि इतना बड़ा इवेंट है, जो शॉर्ट है भी इस समय वो अपनी कवर करके पोजीशन आज और कल में ही हो जाएगा। अगर आपने देखा हो, सुबह हमने आपको डेटा बताया था कि जो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो होता है FIS का, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा एलिवेटेड है, वन साइडेड एकदम शॉर्ट पोजिशंस। क्यों ये इंपॉर्टेंट है इवेंट इस बार फेड मीट? ये एक आम फेड मीट नहीं है। पिछली फेड मीट और इस फेड मीट के बीच में इतना कुछ हो चुका है ग्लोबली कि इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। हर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए। हर्ष, जी हाँ, तो जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी है जो रेट्स डिसाइड करता है यूएस में, उसकी मीटिंग ऑफ कोर्स लेटर दिस वीक होगी, और एक्सपेक्टेशन है कि 0.25% से रेट हाइक होगा। करंटली थिन मेजॉरिटी इकोनॉमिस्ट बिलीव करते हैं कि ये पर्टिकुलर 0.25% का रेट हाइक होगा। अब 2 चीज़ें पे फोकस होगी ये मीटिंग में। एक तो कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है, सिग्नेचर बैंक है, उसमें जो केओस हुआ है यूएस फाइनेंशियल सिस्टम में, वो कैसे एड्रेस करेंगे FOMC और फेडरल रिजर्व आगे जाके। और दूसरी बात ऑफ कोर्स ये है कि वेदर वो इन्फ्लेशन पे प्रायोरिटाइज करेंगे या फिर फाइनेंशियल रिस्क को स्टेबलाइज
करने में प्रायोरिटाइज करेंगे। तो इसके वजह से जो इकोनॉमिक्स का कंसेंसस एस्टिमेट था जो कि 0.25% का रेट हाइक होगा या 0.5% का रेट हाइक होगा, अब वो शिफ्ट हो गया है, या तो 0% का रेट हाइक, नो रेट हाइक, या तो 0.25% का रेट हाइक। तो ये एक शार्प शिफ्ट आया है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, और इसकी अपेक्षा है क्योंकि अब मार्च 22 से आज तक फेडरल रिजर्व ने 4.5% का रेट हाइक ऑलरेडी कर दिया है। तो एक लार्ज रेट हाइक आ गया है। इन्फ्लेशन अब तक बिलो 5% भी नहीं गया, जो कि फेडरल रिजर्व का टारगेट 2% है। और FOMC की नज़र दोनों इन्फ्लेशन पे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में मेंटेन करने के लिए ऑफ कोर्स कमेंट्री डिटरमिन करेगी कि कहाँ जाएगा ये प्रायोरिटी वाइज। ठीक है, शुक्रिया हर्ष। तो 100 बातों की एक बात कि नज़र इस बात पर होगी कि जो ब्याज दरें बढ़ रही हैं, जैसे कि हर्ष बता रहे कि 4.5% के पास पहुंच चुकी हैं, अब ये यहाँ से और ना बढ़े, रफ्तार कम से कम थम जाए या फिर रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाए, और फेड का फोकस जरा शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि लोग परेशान हो गए सुन के कि महंगाई आप कंटेन करने के लिए अपने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में आपने। अभिषेक, एक कहावत है ग्लोबल फंड मैनेजर से जब आप बात करें कि मार्केट जो है ना वो फेड का हाथ पकड़ता है। मार्केट मतलब जो बाजार में मार्केट है, जब वहाँ पैनिक, फेड तब तक रेट बढ़ाता है जब तक कहीं ना कहीं पैनिक, कहीं बम फटा क्या है ना कि तो वो हाथ पकड़ लेगा। अब वो रस्सी कसने के चक्कर में ना वो गला घोटने लगी है। इस लेवल तक चीजें पहुंच रही हैं। बिल्कुल कि ठीक है, आपने अब इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए आपने रेट्स बढ़ाए, लेकिन अब वो इस स्तर तक पहुंच गई है कि वो पेन देने लगा है। ये पेन दे ही रहा है, रियल इकोनॉमी में बम फट रहे हैं, पहले सिलिकॉन बैंक, अब ये। हाँ। तो इसको शायद अब कुछ ना कुछ मंदी का, और हमारी तरफ से बाकी ग्लोबल बैंक्स भी देखते रहते हैं कि फेड क्या कर रहा है। बिल्कुल, तो एक दर्द वहां से निकल के चला आता है। ठीक है, सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन अब चूंकि आखिरी के आधे घंटे बच गए हैं, अब हम ये फटाफट जानेंगे कि जो स्टॉक्स जहां पर ज्यादा एक्शन हो रहा है, आपकी रणनीति वहां पर होनी क्या चाहिए। श्रीकांत जी, आपसे जानेंगे, आज हम देख रहे हैं कि देखिए अडानी वाले जो स्टॉक्स हैं, उनका जो प्रपोज्ड एक इन्वेस्टमेंट आने वाला था करीब 34-35 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का, मुंद्रा में PVC प्लांट लगाने वाले थे, उसको उन्होंने स्थगित कर दिया है। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि अडानी के जो स्टॉक्स हैं आज वहां पर सेल ऑफ है। अडानी एंटरप्राइजेज इनफैक्ट लीड कर रहा है, 1800 रुपए के नीचे के भाव फिर से आ गए हैं। यहां से फर्दर आप शॉर्ट करेंगे क्या, या फिर आपको कॉन्ट्रा बाई की अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पे? बिल्कुल। तो देखिए, अगर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की अगर बात करें तो वैसे देखा जाए तो ये पूरा जो सेक्टर, पूरा जो ग्रुप है वो एक न्यूज के अंडर है, और बिकॉज ऑफ ये जो न्यूज चल रहा है वो काफी अनसर्टन है, काफी सारी चीजें और भी होती रहेंगी। तो मुझे लगता है कि इट इज बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम द ग्रुप फ्रॉम टेकिंग एनी ट्रेड। फंडामेंटली अगर देखा जाए तो हमारा बाय कॉल चल रहा है अदानी पोर्ट्स के ऊपर, जहाँ पे हमारे लक्ष्य 800 रुपए के करीब के हैं, और हमारा सेल चल रहा है अंबुजा सीमेंट के ऊपर। तो इन दो स्टॉक्स के ऊपर हमारा कवरेज है। अदरवाइज टेक्निकली हम राइट नाउ फॉर द टाइम बिंग हम लोग इसमें कोई भी कॉल नहीं दे रहे, क्योंकि काफी अनसर्टन सॉर्ट ऑफ सिनेरियो बना हुआ है। लक्ष्य, कुछ मिड कैप केमिकल स्टॉक्स में कॉन्ट्रा बाइंग शुरू होती हुई नजर आ रही है। अगर आप चार्ट्स पे चेक करें, दीपक नाइट्राइट बड़ा करेक्शन, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है केमिकल की, बट करेक्शन होकर अब धीरे धीरे आज हरे निशान में डेज हाई की तरफ आ गया। सुदर्शन केम, इन्होंने बड़ा कैपेक्स अनाउंस किया था, 4-5% ऊपर है। जरा इनके चार्ट्स देख के बताएं आपको दोनों में क्या बेटर लग रहा है। फिर हम एक रिसर्च भी लेके आएंगे कि भले ही भाव करेक्ट हो गए 40-50% टॉप से, लेकिन बड़ी केमिकल कंपनीज ने 6-8 महीने में जबरदस्त कैपेक्स अनाउंस किए हैं। इनको कुछ तो दिख रहा होगा 2-4 साल आगे, जो इतने बड़े बड़े कैपेक्स अनाउंस कर रही हैं। उस पर हम आते हैं, बट आप इन दोनों के चार्ट से बताएं पोजिशनल कहां पे बेटर लग रहा है आपको। मेरे लिए अजय जी? जी हाँ लक्ष्य, सुदर्शन केम, दीपक नाइट्राइट। ओके, सो दीपक नाइट्राइट राइट नाउ काफी लंबा कंसोलिडेशन इसमें चल रहा है, और काफी सारे अगर टेक्निकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे लोअर लेवल पे बाइंग भी अच्छी हो रही है। अगर RSI देखेंगे तो वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। मेरा मानना ये है कि ये बेस फॉर्मेशन से एक किसी न्यूज का या ट्रिगर का वेट कर रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली इसका ब्रेकडाउन होने के लिए कुछ ही दिन या कुछ ही हफ्ते बाकी है। मेरा मानना है 1840 जो लेवल है उसके ऊपर निकलने पे एक क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो कंसोलिडेशन है वो काफी प्रॉमिसिंग है फॉर द अपसाइड। तो ये मेरा मानना है कि जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो एक 1770 का जो स्टॉप लॉस है इसका
उसको मान के, मतलब उसके टच होने पे ना निकले, उसके नीचे अगर सस्टेन करे 1-2 दिन तो सोचें, लेकिन जब तक वो होल्ड कर रहा है, ये एक एक्यूमुलेशन जोन है और यहाँ पे 1840 के ऊपर काफी बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, जो कि 1950 और 2000 की तरफ ले जा सकता है, और ये पोजिशनली होगा ओवर ए पीरियड ऑफ 2 to 3 वीक्स एटलीस्ट। में तो समय भी वही है बाजार में कि आपको पोजिशनली कॉल्स देनी पड़ेंगी। शरद हमारे साथ हैं, उन्होंने एक पूरा ये रिसर्च निकाला है कौन सी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े कैपेक्स अनाउंस किए हैं और वहां बॉटमिंग आउट हो रही है कहीं ना कहीं। आइए सुनते हैं शरद। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है केमिकल कंपनीज़ में जो है धीरे धीरे करके वो अपनी क्षमता विस्तार यानी कि कैपेक्स एडिशंस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंटेंसिटी जो है देखने मिल रहा है आपके कैपेक्स के एक्सपेंशन को लेकर। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर FY20 और 24 के आंकड़े देखें तो 3 गुना ज़्यादा उनके पिछले 5 साल में जो है इंक्रीज़ देखने मिली थी आपको, स्पेशली आपके कैपेक्स प्लान्स को लेके। ऑफ कोर्स रॉबस्ट ऑर्डर इनफ्लोज देखने मिले और इंक्वायरीज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में अच्छी देखने मिली है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में बदलाव देखने मिल रहा है। इसका मतलब है कि भारत जो है चाइना +1 कैटेगरी के साथ साथ जो सप्लाई चेन होती है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए ग्लोबली जो है इंडिया एक अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन बन रही है। लेकिन कुछ अहम अनाउंसमेंट्स हुए कैपेक्स के जो हम पहले बताते हैं। हाल ही में नवीन फ्लोराइन की हुई थी इस वीकेंड में, जहां पे वो अपनी 2 टाइम्स हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। 450 करोड़ का निवेश रहेगा। मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स में भी 450 करोड़ का जो है निवेश का प्लान है, जहां पे वो अपने फर्टिलाइज़र और फॉस्फोरिक एसिड पे फोकस करेंगे एक्सपेंशन का। बेस्ट एग्रो लाइफ की बात करें तो 200 करोड़ का ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन आया है इस स्टॉक में। विष्णु केमिकल्स है तो स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन यहाँ पे 1000 करोड़ का निवेश का प्लान आया है उनके स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में। और आखिर में बात करेंगे SRF, और ये दिग्गज कंपनी में भी 645 करोड़ का जो है निवेश का प्लान है उनके स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में। और यहाँ पे 3 प्लांट्स दहेज में रहेंगे जो फोकस में रहने वाले हैं। तो ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि केमिकल स्पेस में जो है एक्सपेंशंस की जो इंटेंसिटी है उसमें जो है बहुत तेज़ रफ्तार आई है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो 2021 का जो साल था, 2020 का हमने देखा था कि केमिकल कंपनियों के लिए काफ़ी बेहतरीन वक्त गुजरा था और स्टॉक्स अक्रॉस द बोर्ड रीरेट हुए थे। फिर से क्षमता विस्तार और कंपनी की कमेंट्रीज क्या हैं, क्या उनके प्लान्स हैं, ये आपको हमने बता दिया है। लेकिन अब टाइटन एक बजरा लेके आई है स्क्रीन पर, क्योंकि लक्ष्य ने एकमात्र उनकी लिस्ट में शेयर था जहां पर आज उनकी खरीदारी की सलाह थी, और अब ये शेयर करीब करीब दिन के निचले स्तर से 1% के आसपास की रिकवरी के साथ 2465 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। और उनके जो टारगेट्स थे 2480 से 95 की रेंज के थे, यहाँ पर बाइंग आ रही है। तो थोड़े से कंजम्पशन में हम देख रहे हैं कि हल्के फुल्की बाइंग है। लेकिन अगर हम बैंक्स की बात करें श्रीकांत जी, तो कहीं ना कहीं हम अब चर्निंग देख रहे हैं। आप ये देखिए कि अगर हम बंधन बैंक की बात करें या फिर RBL की बात करें, ये दोनों आज FNO स्पेस में टॉप लूजर्स में शामिल हैं। 4% के आसपास की नरमी थी, थोड़े से रिकवर कर रहे हैं। लेकिन 230-35 वाला बंधन अब 200 रुपए के आसपास का है। 165-70 वाला RBL बैंक अब देख रहे हैं कि 135-40 की रेंज में आ गया है। अब क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सेफ्टी तलाश रहे हैं, बड़े बैंकों की तरफ शायद जा रहे होंगे। आपका सेंस क्या कहता है, यहां से अभी पेन क्या और देखेंगे? क्या ये शेयर और गिर सकते हैं यहां से? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लगता है कि इस मार्केट में जहां पे इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑन अ रेगुलर बेसिस ब्रेक हो रहे हैं, तो एक डेफिनेटली स्मॉल कैप या मिड कैप से पोर्टफोलियो शिफ्ट होता है लार्ज कैप की तरफ, और वही ट्रेंड हमें पिछले 4 या 5 दिनों से देखने मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो मार्च की एंडिंग भी है, तो फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में हम मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में थोड़ा सा और एक बिकवाली का ट्रेंड देखते हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये ओवरऑल स्पेस पूरे प्रेशर में है, और स्पेशली जो बैंक स्टॉक्स है वहां पे प्रेशर बना हुआ है। हमें लगता है कि अगर इन 2 स्टॉक्स में से किसी एक को चुनना है, क्योंकि एक काफी अच्छा करेक्शन भी हो चुका है, तो हमें लगता है RBL बैंक ये काफी अच्छा एक परफॉर्मर था, उसमें काफी बड़ा एक करेक्शन आ चुका है। 190 के करीब था, अभी 135 के करीब मिल रहा है। बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले, और यहाँ से अगर ये बढ़ता है तो वापस हमें लगता है कि 165 से लेकर 170 के लेवल्स वापस दर्ज कर सकता है। तो करंट लेवल से RBL बैंक को खरीदे, और अदरवाइज मुझे लगता है कि इस मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो नो डाउट जितने भी दिग्गज बैंक्स है जैसे कि HDFC बैंक या स्टेट बैंक, हमें लगता है कि इन्हें एक प्रायोरिटी के बेसिस पे इन्वेस्ट करके चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये HDFC और बंधन पर आपका RBL बैंक पर फोकस होना चाहिए। अजय, बंधन बैंक के बारे में कहा यह जा रहा था कि अगला ITC साबित हो जाएगा ये। ये 2 बार बैक टू बैक इसने कहा कि वर्स्ट इज ओवर,
और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए उसके अंदर बड़े बड़े प्रोविजनिंग, तो लोग अब जल्दी जो है ना एतबार नहीं करने वाले इनकी कमेंट्री के ऊपर। हाँ, वो बिल्कुल एतबार, आप देखिए वो भाव तो बिल्कुल जहां से आईटीसी चला था वही वाले भाव हैं, लेकिन ये और आरबीएल एक तरह से भाई भाई हो गए हैं। भाई बिल्कुल आज उसी तरह से बिहेव भी कर रहे हैं आज के बाजार में। लेकिन डीलिंग रूम में क्या कुछ चल रहा है? बाजार की इस कमजोरी के बीच में थोड़ी सी घबराहट का माहौल, यूएस फेड के स्टेटमेंट से पहले थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लोगों का है, वहां पर किस तरह से स्थितियां बन रही हैं, कौन से शेयरों पर चर्चा हो रही है, क्या कुछ निकल के आया है, ये जानेंगे और खबर गर्म है, ये सेगमेंट लेकर हाजिर हो गए हमारे साथ शरद। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, थोड़ी स्मार्ट मनी जो मूवमेंट आपके ओएमसीज और एफएमसीजी पैक में देखने मिल रही है। और हमने 14 फेब को भी कहा था कि एचपीसीएल में जो है इंस्टीट्यूशनल बाइंग देखने मिल रही है, और यहाँ पे जो है ऑफकोर्स फोर्थ क्वार्टर में जो है ओएमसीज की आप कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखेंगे और मार्जिन भी। और 14 फेब को हमने ये भी कहा था कि कोफोर्ज में जो है बिकवाली देखने मिली इंस्टीट्यूशनल सेलिंग, क्योंकि जो बीएफएसआई सेगमेंट है वहाँ पे उनका एक्सपोजर हैवी था। लेकिन कुछ स्टॉक्स है जो आज स्पेसिफिक रहने वाले, वो है सबसे पहला रहेगा टीसीएनएस क्लोथिंग। और यहाँ पे जो है एक न्यूज़ जो हमारी बातचीत हो रही है एनालिस्ट और डीलर से, वो कह रहे हैं कि जो एक मेजर रिटेलर कंपनी है जो अपनी जो स्टेक है वो एक्सपेक्टेड है कि वो अक्वायर कर सकते हैं टीसीएनएस क्लोथिंग में। और याद रखिए डील की जो एक्सपेक्टेशन है ये थोड़ी जल्दी ही हो सकती है। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि प्रमोटर्स का लगभग 32% स्टेक है, जिसका वैल्यू लगभग 903 करोड़ आता है। और एक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर भी है वैगनर, जहाँ पे इनका 824 करोड़ का वैल्यू है। इसके अलावा की पब्लिक शेयर होल्डर्स में नालंदा फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड और स्टैंडबर्ग म्यूचुअल फंड भी हैं। इसके अलावा दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स, और यहाँ पे जो है एक एफआई डेस्क की जो है सेलिंग देखने मिल रही है। ऑफकोर्स दिसंबर क्वार्टर में भी देखें तो 10 बेसिस पॉइंट्स का सेल देखने मिला। 16% स्टेक अभी एफआई जो है ओवरऑल कंपनी में होल्ड करके रखे हैं। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इनका लगभग 1.1% स्टेक है, और पिछले 2 दिन में सेलिंग प्रेशर देखने मिली है एफआई के तरफ से इस स्टॉक में। और हालांकि अभी देखा जाए तो 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे जो है स्टॉक ट्रेड कर रही है। लक्ष्य, ये थैंक यू वेरी मच फॉर दैट शरद। कुछ कंजम्पशन स्टॉक्स काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे खराब बाजार में भी जुबिलेंट फूड को देखिए आप देखिए फिनिक्स मिल्स को, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल एक्शन वहाँ पे हो रहा है। फिनिक्स मिल्स के चार्ट को लेके आइए ज़रा और देखिए काफ़ी दिनों के बाद उसमें डेज हाई वाला मूव आया है। बताएंगे आप पोजिशनली क्या लेवल्स पॉसिबल है वहाँ? 1300 क्रॉस किया आज जी। फिनिक्स मिल्स राइट नाउ काफी अच्छा सपोर्ट इससे लिया था पिछले हफ्ते। जो वीकली कैंडल है उसका लोअर लेवल पे काफी लोगों ने उसको बाय किया है और हम दोबारा उसको टेस्ट करने नहीं गए हैं। इस हफ्ते का जो कैंडल है वो प्रॉमिसिंग है, बुलिश है, ग्रीन कलर का है। मुझे लगता है कि 1250 1255 के आसपास अच्छे बायर्स बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है ये धीरे धीरे यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। जो अगले लेवल्स आ सकते हैं वो है 1315, 1315 एंड 1335। 1335 तक तो ये इजिली जाएगा। उसके ऊपर अगर बात करें पोजिशनली, अगर आप बोलें 1-2 हफ्ते का व्यू लेकर, और अगर हम ये लोअर लेवल होल्ड करते हैं तो 1390 तक के लेवल्स खुले हुए हैं ऊपर की तरफ। ओवरऑल प्रॉमिसिंग इसका स्ट्रक्चर है, काफी अच्छा स्ट्रक्चर। श्रीकांत, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज में मामला बड़ा बिगड़ गया, 8 दिन से लगातार गिरता चला जा रहा है। आज कुछ एनालिस्ट कॉल्स भी आई हैं। क्या ये अट्रैक्टिव लेवल पे आ गया है या इसमें और मंदी आ सकती है और नीचे मिलेगा, इसलिए जल्दबाजी ना करें? 7 साल के लोएस्ट लेवल पे इसकी एफआई होल्डिंग आ गई, यानी कहीं ना कहीं बेच के एफआई ने 2190 के आसपास ले आए। इनफैक्ट अजय, इसी खबर पर सौमित हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। सौमित से समझ लेते हैं कि आखिर जो बिकवाली चल रही है रिलायंस में, उसके पीछे की रीजंस क्या हैं। सौमित बताइए। अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो शेयर प्राइस है उसमें लगातार 8वें दिन के लिए हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। और वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2020 के लोस पे है, करीब 17.6 टाइम्स 12 मंथ फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग्स जो है। और याद रखिएगा वैल्यूएशंस अभी भी मार्च लोस से काफ़ी ऊपर है। मार्च लोस मतलब कोविड के जो लोस थे वहाँ पे करीब 11.9 टाइम्स का वैल्यूएशन था। तो अब ये क्यों गिरावट देखने को मिल रही है हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर प्राइस में? सबसे पहला रीज़न तो जो इन्वेस्टर में कंसर्न है वो है केपेक्स साइकिल को लेके। अब पास्ट में भी जब भी रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल में रहता है, तभी अगर हम देखें तो शेयर प्राइसेस जो है वो म्यूटेड ही रहते हैं, उसमें कुछ बड़े गेन्स देखने नहीं मिलते। बट इस टाइम के केपेक्स साइकिल में एक और डिफरेंस ये है कि इस बार इन्वेस्टर
इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी थोड़ी कम है कि कहाँ पे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, कितना रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है कंपनी को आगे चलते इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से। उसी के साथ ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसी के कंपनी जो काफ़ी सारी एक्विजिशंस कर रही है, उसके वजह से अगर आप कंपनी का डेट देखेंगे तो 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। पहले ये कंपनी नेट डेट फ्री था, अब ये 1 लाख करोड़ के ऊपर का डेट है। और इस डेट के कारण और बढ़ते इंटरेस्ट रेट के कारण आगे चलते कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी कंपनी के प्रॉफिट्स के वे डाउन करेगा आगे चलते, ऐसा एनालिस्ट को कंसर्न है। अब अगर हम रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस की बात करें जो कि 50% से ज़्यादा एसओटीपी वैल्यूएशन में आ जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, तो दोनों ही सेक्टर में थोड़ा बहुत एक कंजम्पशन स्लो डाउन के कारण इम्पैक्ट आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब O2C सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो पेट्रोकेमिकल है उसमें प्रोडक्ट्स के मार्जिन्स में अभी भी रिकवरी नहीं देखने को मिली है, भले ही चाइना ओपन अप हो चुका है। अभी ये सबसे बड़ा की ट्रिगर था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए कि चाइना अगर ओपन अप हो जाता है तो पेट्रोकेमिकल की डिमांड बढ़ेगी, जिसके वजह से मार्जिन्स में एक ग्रोथ देखने को मिल सकता है, बट ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। और अगर GRMs की बात करें तो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स भी जो है वो कंटिन्यूसली गिरे जा रहे हैं। जनवरी में वो करीब $10 प्रति बैरल के आसपास एवरेज कर रहे थे और अब वो $7 to $8 के आसपास एवरेज कर रहे हैं। उसके साथ अगर हम देखें तो टैरिफ हाइक जो कि टेलीकॉम सेगमेंट में सबसे बड़ा की ट्रिगर है वो नहीं होगा आगे चल के, ऐसे एक्सपेक्टेशंस है स्ट्रीट को, क्योंकि इलेक्शन पीरियड आ रहा है और तभी हमने पास में भी देखा है कि कभी कोई बड़ा टैरिफ हाइक नहीं आता है। और इन वजहों के कारण अगर आप देखेंगे तो FY24 का जो EPS है उसमें एक कट आने की एक्सपेक्टेशंस है अभी स्ट्रीट को। पहले तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे करीब 19% का जंप आ सकता है EPS में FY24 के, बट अब इन कारणों के वजह से एक कट आने की एक्सपेक्टेशंस है। और इन सभी कारणों की वजह से अगर हम देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कान बताइए, इस लेवल पे लेंगे या थोड़ा और नीचे मिलेगा अभी रिलायंस? बिल्कुल। तो देखिए अजय जी, अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में अगर बात करें तो इसमें जितने भी अभी नेगेटिव ट्रिगर्स थे, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि कई सारे ट्रिगर्स इसके अंदर ये प्राइस के अंदर मौजूद है और ये प्राइस वापस उन्हीं लेवल्स के करीब आ चुकी है जहां पे ये तकरीबन 1 साल पहले थी। तो 2150-2180 के करीब के लोस थे इन द मंथ ऑफ मार्च 2022। आज वापस हम मार्च 2023 में है और हम लोग 2180-2190 के करीब है। मार्केट ने काफी अच्छा वक्त लिया है, यानी कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ने गिरने के लिए, और इस लेवल्स के करीब हमें लगता है कि इसमें एक रिबाउंड बन सकता है। और अगर ये रिबाउंड बनेगा तो वापस 2400 या 2450 तक कम से कम इस स्टॉक को लेके जा सकता है। तो एटलीस्ट एट करंट लेवल्स मुझे लगता है कि आप अगर यहाँ पे कुछ पोजिशनली लॉन्ग ट्रेड बनाते हो तो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और अगर यहाँ से अगर कोई रिबाउंड अगर मिलता है तो ये 2500 के करीब पोजीशंस को कुछ कम किया जा सकता है, क्योंकि इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक और भी अच्छा वक्त निकालेगा इसी एक बड़े ट्रेडिंग रेंज में। ठीक है, तो रिलायंस पर श्रीकांत जी का ये भी, लेकिन रिलायंस के साथ साथ नजर होनी चाहिए आपकी कच्चे तेल पर भी, क्योंकि लगातार प्रेशर के बाद हमने देखा कि $70 के आसपास इसके भाव आ गए हैं। देश के लिहाज से तो पॉजिटिव है, लेकिन यहां से क्या चाल होगी क्रूड की, इस पर बड़े कमोडिटी ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, ये पूरा इकट्ठा करके हमारे सहयोगी विश्वमोहन हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। विश्वमोहन, 70 का भाव तो आ गया, यहां से क्या मान के चल रहे हैं? क्या 60-65 की तरफ जाएंगे या फिर इसके आसपास बेस बना के फिर से रिबाउंड देगा क्रूड? यहाँ देखिए 80, हमने 10 ब्रोकरेज हाउसेस से बात की, उसमें से 80% ब्रोकरेज हाउस यानी 8 ब्रोकरेज हाउस का यही मानना था कि ब्रेंट क्रूड का भाव 70 के नीचे जाएगा और 65 से 68 के बीच तक जा सकता है, वो लेवल देख रहा है। लेकिन 70 सभी ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि एक रॉक बॉटम सपोर्ट है, अगर वो लेवल टूटता है तब नीचे की तरफ ये 65 से $68 के आसपास में जाएगा। वहां से बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल तो नहीं दिख रही है। और पूरी तरह से नजर अब 3 अप्रैल को जो ओपेक प्लस की बैठक होगी वहां पर किस तरह के डिसीजन होंगे, साथ ही उनके मिनिस्टर लेवल के और कुछ उनके डेलीगेट्स आपस में मिल रहे हैं सऊदी अरब के और रसिया के, वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि सऊदी को इस बात को लेकर चिंता है कि वहां पे जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन पर फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है और वहां काफी उनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है। ऐसे में अगर 80 बैरल के नीचे लंबे समय तक ब्रेंट क्रूड का भाव रहता है तो वो कभी भी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। अगर ओपेक प्लस के बाकी मेंबर्स नहीं भी तैयार हुए तो भी वो उत्पादन घटाने की कोशिश करेंगे, पर्सनल लेवल पे जाके सऊदी की तरफ से उत्पादन घटाया जाएगा। तो एक अहम बैठक होगा जब 3 अप्रैल को लोग सारे कंट्रीज ओपेक प्लस मिलेंगे, वहां पर किस तरह के डिसीजन होता है। हालांकि अभी तो फिलहाल नी जर्क रिएक्शन दिख रहा है, जो पिछले हफ्ते की गिरावट हमने 12% के बाद ये गिरावट एक्सटेंड होती दिख रही है, लेकिन यहां से अब क्या होगा वो देखने वाली बात होगी और 3 अप्रैल की बैठक पर सबसे ज्यादा नजर होगी। ये बात तो देखिए, आपसे अभिषेक ने हम जानना चाहते हैं $70 के नीचे जाएगा या नहीं,
लेकिन मैं एक बार जानना चाहता हूं कि हमारा और आपके लिए पेट्रोल के दाम नीचे कब आएंगे? भाव तो $70 के नीचे आ गया, बट हमने तो अभी भी $110 मुंबई में देना पड़ता है। नहीं, सरकार ने तो कहा था कि मार्च के बाद वो इस पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि हालांकि उनकी अंडर रिकवरी इतनी ज्यादा थी कि उसको कम करते करते अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनी को, लेकिन हो सकता है कि मार्च के बाद कुछ इस पर फैसला हो। लेकिन एक और बात है, इसके बाद इलेक्शन ईयर है, अब यहाँ पे कुछ ज्यादा कहने भर को है कि डीरेगुलराइज्ड है। बिल्कुल, ये एक बात जो हालांकि सरकार ने एक और संकेत आज ही दे दिए कि वो मार्च के बाद भी वो एक्सटेंड नहीं करने वाले जो एक्सपोर्ट। सरकार के पास बहुत सारे टूल है विश्व जिसके जरिए वो लगाम लगा सकती है। और ये एक्सपोर्ट, जो डीजल एक्सपोर्ट पे जो एक्सटेंशन आया ना रिस्ट्रिक्शन का, ये भी रिलायंस की पिटाई कर रहा है आज। बिल्कुल, सुबह आधा % नीचे था, तभी न्यूज आई थी रॉयटर्स के हवाले से, उसके बाद 1.5% गया। लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में अच्छा ट्रेड बन रहा है। श्रीकांत, HPP IOC डेज हाई पे, अगर आज सुबह ही पोजीशन ली है तो क्या होल्ड करनी चाहिए पोजीशन? आगे ऊपर लेवल्स पॉसिबल है? लेकिन ये साहब HP, BP, IOC, ये देखिए डेज हाई पे तीनों ट्रेड कर रहे हैं। श्रीकांत, बिल्कुल, तो देखिए इसमें हमने ऑलरेडी एक BPCL में अच्छी एक चाल देखी है, एक अच्छा रनअप देखा है। अब हमें लगता है कि अगर इधर से कोई एक्टिविटी बन सकती है तो वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC में बन सकती है, जो तकरीबन 80-81 के करीब ट्रेड कर रहा है। मैंने देखा है कि कभी भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में तेजी होती है तो IOC में एक थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन एक बड़ी तेजी बनती है। तो करंट लेवल से अगर ये स्टॉक चलता है तो वापस एक बार 90-92 के करीब जा सकता है। तो करंट लेवल से मेरी राय यही रहेगी कि IOC को लॉन्ग करके चले और तकरीबन 75 के करीब का स्टॉप लॉस रखें। सही कहा, बिल्कुल ये डी हाई पे ये स्टॉक्स हैं, लेकिन बाजार में देखिए डी हाई की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, एक्चुअली सुबह हम क्रूड ऑयल का जो गिरना है ये हम सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे थे, हमारे लिए कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा बोनेंजा है। हाँ, अगर आप देखिए ये भारत के लिए तो बहुत बड़ी बात है। $100 बिलियन का क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं और वो $70 पे आ गया, कितनी बचत है। लेकिन ये सब ग्लोबल टर्मोइल के चलते हम इग्नोर कर रहे थे। 17,000 के आसपास फिर से इंडेक्स आ गया है। एक जो चिंता जो बढ़ रही थी कि 16,800 वाले रेंज में जाके तो नहीं फंस जाएंगे, कम से कम आज के लिए अब उम्मीद ये करनी चाहिए कि 9 मिनट के आसपास सत्र बचा है, इसके आसपास 25-30 अंक इधर उधर शायद हम क्लोजिंग देंगे। BTST करनी चाहिए क्या? BTST कॉल्स ले लें, लक्ष्य और श्रीकांत की? हाँ बिल्कुल, लक्ष्य आपसे शुरुआत करते हैं, आपकी क्या रहेंगी BTST कॉल्स? मेरा मानना है यहाँ से कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक अपसाइड बन सकता है, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी थी मोस्टली बैंकिंग की वो एब्जॉर्ब हो गई है। अब फोकस शिफ्ट करेगा थोड़े से ऑप्टिमिज्म में, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में मुझे यहाँ से अपमूव दिखता है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे कॉल्स लिए जा सकते हैं या पुट सेल कर सकते हैं। 39,600-650 तक का अपसाइड मुझे दिखता है बैंक निफ्टी में। ये बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि यूएस में क्या यूफोरिया बनता है, क्या पॉजिटिविटी बनती है। निफ्टी में 17,080, 17,120 तक फर्दर हाई आप लेवल देख सकते हैं। 100-120 पॉइंट का अपसाइड आराम से आ सकता है। उसके अलावा जो एक सेक्टर मुझे लग रहा है वो आपका है PSU बैंकिंग, काफी पिटा हुआ है, तो उसमें आप थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के फेवर में है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन दिख सकता है। डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है PSU बैंकिंग इंडेक्स में, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी अपसाइड दिख सकता है। PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI तो नहीं अभी टच करना चाहिए, लेकिन ये दोनों थोड़ी सी भागने में तेज रहते हैं। और उसके अलावा रिलायंस के बारे में भी आपने पूछा था, तो रिलायंस यहाँ से मुझे लगता है काफी अच्छे लेवल से। कोई भी सोचता था कभी कि रिलायंस मुझे अपने पोर्टफोलियो में लेना है, तो इससे बेटर मौका स्टार्ट करने का तो नहीं मिलेगा। तो रिलायंस 2150, 2160 पे सपोर्ट है, अगर इसको होल्ड करता है तो 2250 तक के अपसाइड देख सकते हैं पोजिशनली। तो काफी सारे स्टॉक्स हैं। प्राइवेट बैंकिंग में ICICI और एक्सिस, ये दोनों भी प्रॉमिसिंग स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, तो इनमें अगर बैंकिंग में थोड़ी भी रिकवरी आएगी तो ये लीड कर सकते हैं। 1-2% का अपसाइड यहाँ भी खुल गया है। बढ़िया स्टॉक्स आपको BTST के लिहाज से ICICI बैंक देखिए, ये भी हरी निशान में आ गया। 812 के टारगेट, 800 सेल करना है इसको, ठीक है। यहाँ पर रणनीति है लक्ष्य की, लेकिन कंजम्पशन वाले स्पेस पर जिस पर कि आप दोनों लोग बुलिश हैं, लक्ष्य आप भी और श्रीकांत आप भी, आज देखिए HUL ने क्या रनअप दिखाया है। बिल्कुल, HUL एक्चुअली मालूम है लोग जानते नहीं है, लेकिन क्रूड ऑयल के गिरावट का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन और पैकेजिंग दोनों से आती है। डेफिनेटली, और करीब 100 रुपए के आसपास, अगर हम रुपए में बताएं तो 90 रुपए के आसपास ये रिकवर कर गया नीचे से। हाँ, 2,500 रुपए के ऊपर आ गया। एक समय था जी कि HUL और टाइटन और रिलायंस का भाव बिल्कुल एक था, 2,500 रुपए के आसपास। जी हाँ, ये बात तो आपने सही कही। इस हिसाब से रिलायंस सस्ता हो गया है। इसमें टाइटन ने कुछ बोनस आया था ना, आई थिंक सो। टाइटन ने बोनस आया, टाइटन लेके आए साहब? नहीं, टाइटन भी, हाँ तीनों भी अभी है, बट वो जो बेचारा 2,200 हो गया, 300 रुपए। हाँ, तो रिलायंस सस्ता हो गया दरअसल।
तो उस पर थोड़े बुलिश व्यू है, हालांकि पोजिशनल व्यू से 2250 रुपए के टारगेट सुझा रहे हैं लक्ष्य, लेकिन आज मार्केट में तो यही कर रहे हैं, आप टाइम करने चलेंगे तो शायद आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तभी उन्होंने कैवेट लगाई कि लेना शुरू कर देना चाहिए और ये अच्छे लेवल से एंट्री करने के लिए, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। श्रीकांत जी, आप BTST क्या करना चाहेंगे? 5 मिनट का समय बचा है अब आज का सत्र समाप्त होने में। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे कुछ बैंक स्टॉक्स में ही तेजी कर सकते हैं और फेडरल बैंक ये हमें लगता है कि इसे लॉन्ग करके चलना चाहिए। काफी अच्छा एक डबल बॉटम फॉर्मेशन किया है, एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन में ये स्टॉक ट्रेड करते हुए नजर आया है, काफी अच्छे नंबर्स दिए थे। और अगर टेक्निकल फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस 135 से लेकर 137 के लेवल्स दिखा सकता है। तो विद BTST व्यू डेफिनेटली फेडरल बैंक को लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस रखिए अराउंड 127, 1.5 से 2 रुपए का स्टॉप लॉस है। टारगेट्स रहेंगे 135, 136 के। श्रीकांत जी, मेटल में भी BTST करेंगे क्या? क्योंकि आज भी प्रेशर में है और इस बात की उम्मीद कम है कि कल कोई रिकवरी आए इसमें। मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, तो देखिए मेटल्स में हम वैसे देखा जाए तो स्टील स्टॉक्स के ऊपर बुलिश है और हमें लगता है कि यहाँ पे जो जितनी भी डोमेस्टिक लेवल पे जो प्राइस करेक्शन आना चाहिए था वो आ चुका है। तो यहाँ से आने वाले दिनों में हमें लगता है कि वहां पे तेजी बनेगी और इसी वजह से हमें लगता है कि टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी ये दोनों में लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। टाटा स्टील हमें लगता है कि इसने जो अपने प्रीवियस लोज बनाए थे 103.50 के, हम उसे एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे जो काफी नजदीक के हैं और टारगेट्स नजर आते हैं 109 से लेकर 110 रुपए के। साथ ही साथ हमें लगता है कि स्टील अथॉरिटी ये एक स्टॉक है जो काफी वॉलेटाइल हो चुका है, लेकिन यहाँ से भी हमें लगता है कि 84 के स्टॉप लॉस के साथ इसे लॉन्ग करें। 90 रुपए का लक्ष्य नजर आता है। 500 पॉइंट की 600 पॉइंट की रिकवरी सेंसेक्स में, 550 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में और करीब करीब 110 पॉइंट 180 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में नजर आती हुई। इनफैक्ट मेटल में इतना शॉर्ट हुआ है अभिषेक लास्ट 15-20 दिन में ग्लोबल के चक्कर में कि अगर थोड़ा सा भी डविश व्यू आ गया तो मेटल में बड़ा लंबा खींच सकता है। ये बियॉन्ड स्टील लक्ष्य आप देखते हैं क्या? हिंडाल्को, नैल्को, वेदांता स्टील के बियॉन्ड? जी मैं देखता हूं, लेकिन राइट नाउ जो स्ट्रक्चर दिख रहा है मेटल सेक्टर में, वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि मैंने इसको कई बार एनालिसिस करके ट्रेड करने की कोशिश की, लेकिन मुझे इसमें अभी भी वो स्ट्रेंथ नहीं दिखती। जब अपसाइड का ब्रेकआउट होता है तो वो फेक निकलता है और ब्रेकडाउन भी खास नहीं हो रहा है 103, 102 के नीचे। मुझे लगता है 102 से 110 की जो रेंज है वो बहुत अभी एक टाइट रेंज है और ये इसी में फंसा रहने वाला है कुछ टाइम पे, तो ये एक तरह से टाइम वेस्ट करेगा यहाँ पे। तो इससे बेटर है और अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे प्राइवेट बैंक्स हो सकते हैं, अगर शॉर्ट टर्म में बाउंस के लिए रिलायंस हो सकता है, तो उधर नजर डालना चाहिए। मेटल से थोड़ा दूर रहे बेटर है। ठीक है, मेटल से थोड़ा दूर रहने की सलाह है, लेकिन अगर हम कमोडिटीज की बात करें अजय, तो आज हम देख रहे हैं कि शुगर स्पेस में प्रेशर है और पिछले कुछ सत्र से चला था। रिसेंट हाई से करीब 10-15% करेक्ट हो गए शुगर स्टॉक्स। श्री रेणुका, बलरामपुर चीनी देखिए बाजार रिकवर भले कर रहा है, लेकिन 6% की जो गिरावट है अभी भी है और दिन के निचले स्तरों के आसपास ही है। अब शुगर स्पेस में श्रीकांत जी, आपका कोई व्यू है क्या? इसमें कॉन्ट्रा बाइंग करेंगे या फिर थोड़ा सा अभी प्रेशर और गहराएगा? देखिए, वैसे अगर शुगर स्पेस की बात करें तो इसमें ट्रेड करने के लिए काफी मुश्किल होता है, क्योंकि ये काफी न्यूज सेंसिटिव रहता है और उसी के बेसिस पे इसमें बड़ी एक्टिविटी बनती है। अदरवाइज ये स्टॉक काफी ग्रेजुअल ट्रेंड में रहते हैं। लेकिन हमें लगता है कि बिल्कुल बलरामपुर चीनी और धामपुर शुगर, इन दोनों पे अगर पोजिशनल व्यू हो तो बिल्कुल करंट लेवल से खरीदे, क्योंकि काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है। प्रीवियस लोज तकरीबन 340-350 के करीब के थे, तो करंट लेवल से खरीदते हैं तो हमें लगता है कि वापस एक बार ये स्टॉक 400-410 के लेवल्स दिखा सकता है। ठीक है, तो ये स्टॉक्स जो कि श्रीकांत के रडार पर हैं, लेकिन एक बढ़िया नोट पर हम इसको क्लोजिंग कहेंगे। भले ही आपको इंडेक्स सारे लाल निशान में जरूर दिखेंगे, लेकिन जो रिकवरी है ये अलग तस्वीर कह रही है। निफ्टी में लोअर लेवल से करीब 200 अंकों के आसपास की, जैसा कि अजय ने आपको बताया। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक ये भी बहुत अच्छे से रिकवर कर रहे हैं और खास तौर से जो कंजम्पशन वाले शेयर हैं और कंजम्पशन में जो हेवी वेट्स हैं, जो बाजार को कहीं ना कहीं मूव करने का दम रखते हैं, मादा रखते हैं, वहां पर बढ़िया रिकवरी हम देख रहे हैं। 10 सेकंड लूंगा। रिलायंस इंडस्ट्री में रिकवरी देखिए आप, गजब की इंटरडे दिखा सकते हैं डायरेक्टर साहब। भयंकर रिकवरी, ऑलमोस्ट हरे निशान में आ रहा है रिलायंस। तो बाजार की रिकवरी में ये देखिए 10 रुपए नीचे, 40 रुपए नीचे हम लोगों ने बात की थी। दोनों श्रीकांत और लक्ष्य ने दिलवाया था रिलायंस, और ये देखिए पैसा बन गया। आज का लो है 2180 का 2210 पे 30 रुपए रिकवर करना बढ़िया दम कहेंगे। और
17,000 के ऊपर की क्लोजिंग प्रोविजनल तो कम से कम आ रही है अजय, बाकी देखेंगे शायद 2-4 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। अदरवाइज तो अब इसको रिकवरी के लिहाज से सही कहेंगे। बाजार में अभी भी कोई सेंटिमेंट के लिहाज से कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अब मे बी कल के सत्र में शायद हम फिर से वही चाल देख भी सकते हैं, क्योंकि यूएस फेड पर नजर है। तो डिसाइसिव अगर कोई मूव आना है बाजार में तो वो थर्सडे को ही जाके दिखेगा। बिल्कुल, जब इंडियन मार्केट रिएक्ट करेंगे ना उसको ठीक है। अगर स्टॉक्स की बात करें तो आज के टॉप गेनर के तौर पर है HUL, 2.5% के आसपास के मूव्स हैं। BPCL, ITC, ग्रासिम, कोटक बैंक, ये शेयर ऊपर आज है, आधे से लेकर करीब करीब 1.5-2% के आसपास की तेजी इसमें हम देख रहे हैं। हालांकि अभी भी जो एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है, सुबह के सत्र में हर एक बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले करीब 5 गिरने वाले शेयर थे, वो सुधर के 1 बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले 3 गिरने वाले शेयर यहां पर हो गए हैं। अगर हम गिरने वाले शेयर की बात करें तो बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस थोड़े से रिकवर लोअर लेवल से ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी 3 से 4% की गिरावट पर ये शेयर बंद होने जा रहे हैं। अब इसके अलावा हिंडाल्को, टाटा स्टील, वहां पर हम प्रेशर देख रहे हैं। अगर मेटल माइनिंग सेक्टर की बात करें तो कोल इंडिया में 2% के आसपास की कमजोरी पर आज क्लोजिंग हो गई है, और SBI और इंडसइंड बैंक यहां पर भी 2% की आसपास की नरमी हमने आज के सत्र में देखी। अगर हम F&O स्पेस की बात करें तो बैंकिंग के ही वहां पर टॉप लूजर रहे RBL बैंक, और इसके अलावा बंधन बैंक में हमने 3 से 6% के आसपास की गिरावट देखी। नाल्को, अडानी एंटरप्राइजेज, M&M फाइनेंस, तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में थोड़े से प्रेशर हमने आज बनते हुए देखे। जिस तरह से ब्याज दरें ऊपर जा रही हैं और उसका डर है, डिमांड में स्लो डाउन की आशंका है, तो यहां से प्रेशर निश्चित तौर पर बनते दिख रहे हैं। सेटल हो गए हैं इस वक्त 17,002 पर निफ्टी जाकर बंद हुआ है 97 अंकों की कमजोरी के साथ। सेंसेक्स की बात करें तो 350 अंकों के आसपास की नरमी हम यहां पर देख रहे हैं। 16,988 ये फाइनल लेवल आ गया है। 111 अंकों की नरमी यहां पर, 360 अंक कमजोर सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 236 अंक कमजोर बंद हुआ है 39,361 पर। हालांकि रिकवरी अच्छी है, और आज की जो रिकवरी है हम देख रहे हैं कि एनर्जी स्टॉक से आई है। रिलायंस ने भी क्लोजिंग की तरफ जाते जाते थोड़ा सा अपना दम दिखाया। OMCs में हम तेजी देख ही रहे हैं, BPCL में अच्छा मूव था। इसके अलावा कंजम्पशन स्टॉक्स ने असल मायने में आज थोड़ा सा बाजार को सहारा देने काम किया है। ITC और HUL, नेस्ले को जरूर मेंशन करना चाहिए, और फार्मा में थोड़े से डिफेंसिव प्ले के तौर पर डिवीज लैब और सन फार्मा में हमने आज हल्की सी तेजी आते हुए देखी है। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर आज हम समाप्त करेंगे, और आप अपने मेहमानों का भी हम शुक्रिया करना चाहेंगे। लक्ष्य और श्रीकांत जी, आपका बहुत शुक्रिया आज में समय देने के लिए, और हमारे दर्शकों को उनके तमाम जो शंकाएं होंगी, जो स्टॉक्स को जानना चाहते होंगे, उस पर आपने गाइड भी किया। एक छोटे